आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है वो हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत भी करता हूं। मैं लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए आप सभी की फेवरेट क्लास जिसका नाम है मंजिल के करीब। आप लोगों को पता है जैसा कि मीनाक्षी मैम हैं वो आप लोगों को क्लास करवा ही रहे हैं, ठीक है। वो आप लोगों को RRB के NTPC के प्रीवियस ईयर एग्जाम करवा रहे हैं, जो कि पेपरों में ऑलरेडी क्वेश्चन उनके आ चुके हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को जो साइंस के क्वेश्चन हैं टू द पॉइंट वाले वो आपको मैं बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो चलिए समझ लेते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं इसको कि क्या चीज़ है ये, कैसी चीज़ें हैं ये। टॉपिक का नाम आज हमारा है कि रेडियो एक्टिविटी। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने बीते चैप्टर्स में मैटर पढ़ा था और मैटर्स की स्टेट्स पढ़ी थी। उसके अलावा हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग, कंपाउंडिंग वगैरह उनके बारे में जाना था। बीच में मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था। उसका एक तो रीज़न आ गया कि मेरे कंप्यूटर का चार्जर ख़राब हो गया और दूसरा रीज़न ये आ गया कि थोड़े से काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बातों के। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एक है स्टार IQ PDF, ठीक है, स्टार IQ PDF के नाम से है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। क्या होती है सर रेडियो एक्टिविटी? मतलब क्या है रेडियो एक्टिविटी का? कभी भी आपके आगे रेडियो एक्टिविटी का वर्ड का मीनिंग आता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ के चलनी है और जान के चलनी है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा साल था जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी? ये तो आप मुझे बताइएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा। तब तक आपको मैं चीज़ें समझाता हूँ। मान लेते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या एटम जाना था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि एटम पढ़ा था। ये एटम होता है हमारा और परमाणु होता है हमारा। एटम जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है आपका? उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका चक्कर काट रहा होता है। यही फॉर्मेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो ठीक है हमारा चक्कर काट रहा होता है और हमारी जो है एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है, या यूं कहिएगा आप लोग हर एक लेवल की एनर्जी होती है, उस हिसाब से जो है ये फोटोन आगे आगे लेवल्स में बढ़ता रहता है। लेकिन अब बात करते हैं किसकी हम लोग, अगर मान लेते हैं कि किसी भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप टूट के बाहर आ रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग प्लाज्मा कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आपको याद होगा मैंने मैटर के चैप्टर में प्लाज्मा भी बताया था आपको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस लीजिएगा। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ आपका? केवल और केवल नाभिक लीजिएगा आप लोग, ठीक है, नाभिक लीजिएगा। किसी भी परमाणु का नाभिक, किसी भी परमाणु का नाभिक स्वतः विखंडित हो जाए, किसी भी परमाणु का नाभिक अपने आप टूट जाए, अपने आप ब्रेक हो जाए और उसके अंदर से फिर आपकी रेडिएशन निकले। रेडिएशन भी कौन से निकले? अल्फा निकले, बीटा निकले, गामा निकले, या कुछ और भी रेडिएशन निकले, आपकी कोई भी आपकी अदृश्य किरणें निकले, उन्हीं को ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो सक्रियता हिंदी में इसे हम लोग पुकारते हैं। क्या कहा मैंने? इस कंसेप्ट का नाम क्या कहा? कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु, उसका नाभिक स्वतः विखंडित हो जाए, अपने आप विखंडित हो जाए, कुछ सालों के बाद में, कुछ हजारों सालों के बाद में टूट जाए और टूटने के बाद में उसके नाभिक से, उसके न्यूक्लियस से अपने आप कुछ रेज निकले। वो रेज ना ही तो दिखाई दे, ना ही सुनाई दे, ना ही महसूस हो, हमें केवल उनका इफेक्ट ही पता लगाया जा सकता है, इन्होंने क्या प्रभाव डाला होगा। उन्हीं को ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी, या इसी कंसेप्ट को हम लोग जो है रेडियो सक्रियता का नाम देते हैं। हेनरी बैकुरल को इसका श्रेय जाता है, इसको स्टार्ट करने का शुरुआत में, ठीक है। लेकिन बाद में मैडम क्यूरी आती है, ठीक है। मैडम क्यूरी और उनके साथ में जो है उनके हस्बैंड थे P क्यूरी, उन्होंने भी जो है इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। पोलैंड के रहने वाले थे वो, और इन्हीं तीनों को जो है आगे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। हालांकि ध्यान रखना है केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ही आता है ये, तो फिजिक्स के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। किसके लिए? रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था इन्हें, फिजिक्स के लिए ये नोबेल प्राइज़। क्या बता सकते हैं आप कौन से साल में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? बताइएगा कमेंट में।
तब तक आपको मैं बताता हूँ कि नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है। आपका दिया जाता है किसमें, फिजिक्स में, आपका केमिस्ट्री में, आपका मेडिसिन्स में, और आपका दिया जाता है ये इकोनॉमिक्स में, आपका दिया जाता है लिटरेचर में, और आपका दिया जाता है पीस यानी कि शांति में। तो ये 5 नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन पीस यानी कि शांति वाला नोबेल प्राइज जो है ये आपका कहाँ पे दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। तो इनको मिला आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। लेकिन इन तीनों का नाम आपको संयुक्त रूप से जरूर मिला था, लेकिन इन तीनों में से एक का नाम ज़्यादातर पॉपुलर रहता है, मैडम क्यूरी का नाम बहुत पॉपुलर रहता है, ठीक है। और क्यूरी इसकी यूनिट भी पड़ गई रेडियो एक्टिविटी की आगे जाके, क्योंकि इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था इस रेडियो एक्टिविटी के दौरान। हमारे पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से बनते हैं वो बताता हूँ। जब भी कभी ये आपका टूटेगा पार्ट, जब भी कभी भी आपका ये पार्ट टूटेगा तो यहाँ से आपके क्या चीज़ निकलेंगे, क्या पार्टिकल्स निकलेंगे, वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। जब भी आपके कोई पार्टिकल यहाँ से टूटता है तो क्या पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं कि एटम टूटा तो एटम के न्यूक्लियस से क्या कण निकले आपके, 3 टाइप के कण निकलते हैं। एक आपके निकलता है अल्फा, एक निकलता है बीटा, और एक आपका निकलता है यहाँ पे गामा रेज निकलती है। अल्फा, बीटा, गामा 3 निकलते हैं आपके। अल्फा क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था और समझाया था। हैज ए वेरी लेस पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं पहले, फिर यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है। अब अल्फा, बीटा, गामा में से सबसे ज्यादा चीर जाने की क्षमता, सबसे ज्यादा क्रॉस करने की क्षमता वो होती है आपकी गामा के पास में। हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, बहुत ही ज्यादा चीर के निकल जाता है। मतलब यूं कहिएगा आप लोग किसी भी, वैसे तो एक्सरे भी हमारी बॉडी को चीर लेती है। रॉन्टजन नामक व्यक्ति थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे भी हमारी बॉडी को चीर लेती है, पेनिट्रेट कर देती है, लेकिन एक्सेप्ट आवर बोन, हड्डियों को छोड़ दीजिएगा, तभी हमारी किसी हड्डी का पता लगाना हो तो हम लोग एक्सरे ही करवा लेते हैं। लेकिन ये अल्फा, बीटा, गामा तो हड्डियों को भी नहीं छोड़ती, इनको भी चीर के चली जाती है, इनको भी क्रॉस कर लेती है। ये हाईली पेनिट्रेशन होता है किसके पास में, आपकी गामा के पास में। गामा हैविंग हाईली पेनिट्रेशन पावर, बहुत ज्यादा इसके पास में पेनिट्रेशन पावर होती है। अच्छा, लेकिन इससे कम कम होती जाएगी। अब आप इनको उल्टा उल्टा लेके चल पड़िएगा, ठीक है। जैसे गामा की सबसे ज्यादा अगर पेनिट्रेशन पावर है आपकी, तो बीटा की क्या है, उससे थोड़ी कम है। अल्फा की थोड़ी उससे और कम हो जाएगी आपकी। तो आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे कि हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर अल्फा, सॉरी गामा, उसके बाद में आपकी बीटा, उसके बाद में अल्फा की होती है आपकी। तो यहां आपको यही लिखा दिख रहा है कि हैज वेरी लेस पेनिट्रेटिंग पावर। एक लाइन यहां पे लिखी है, कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय शीट ऑफ अ पेपर और स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम फॉयल। इसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, अल्फा को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, एक आपकी एल्यूमिनियम की फॉयल के माध्यम से। देखो, इसकी अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि जो हेनरी बैकोरल भाई साहब थे, उन्होंने इन रेडियो एक्टिविटी के बारे में कैसे पता लगाया होगा सर, तो क्या किया, एक कमरे के अंदर उन्होंने ना यूरेनियम रखा था। यूरेनियम आपको पता ही है रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, और उसी कमरे के अंदर जो है वो एक आपकी फॉयल रखी हुई थी, एल्यूमिनियम की फॉयल रखी पड़ी थी। तो देखा उन्होंने कि कुछ टाइम के बाद में वो एल्यूमिनियम हल्का हल्का कलर ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यार इस कमरे में कुछ और तो है ही नहीं, केवल ये एल्यूमिनियम ही पड़ा है, इसके ऊपर इफेक्ट किस वजह से आ रहा है। तो थोड़े दिनों बाद में क्या किया उन्होंने, उस एल्यूमिनियम को अलग कमरे में रख दिया और यूरेनियम को अलग कमरे में रख दिया। अब कुछ चेंज नहीं था, दोनों को साथ रखने के बाद में इफेक्ट देखने को मिल रहा था। मैंने आपको कहा था कि रेडियो एक्टिविटी वही होती है जो रेज आपको निकलती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है, ना इसे आप सुन सकते हैं ना इसे आप महसूस कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है, क्योंकि यूरेनियम खुद एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है आपका, दुनिया के सबसे महंगे पदार्थों में से इसका भी नाम शामिल होता है आपका। तो आप यही बात याद रखिएगा, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके, अल्फा पार्टिकल वो हीलियम के एटम होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम का न्यूक्लियस ही कहिएगा आप लोग एक प्रकार से। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी बहुत कम होती है, और ये जो है कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय अ शीट और पेपर और स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम फॉयल। एक एल्यूमिनियम की फॉयल से इनको रोका जा सकता है। बीटा पार्टिकल की बात करता हूं मैं, अल्फा जैसे कि पॉजिटिव होता है तो बीटा वैसे वैसे ही नेगेटिव होता है आपका। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है आपका, नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बीटा के ऊपर आपका, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग पावर ग्रेटर देन अल्फा रेज, अभी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपकी गामा की होती है, सबसे ज्यादा उससे बाद में आपकी होती है बीटा की, और उसके बाद में किसकी होती है, आपकी अल्फा की होती है। तो आप इन तीनों की इस टाइप से सीरीज में याद कर सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है।
भाई। गामा क्या कहा है इन्होंने, गामा के पास में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, गामा के पास में कोई चार्ज नहीं होता, हैविंग नो चार्ज। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी। इनके पास में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, अल्फा बीटा गामा में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास में है, गामा के पास में है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास में है, गामा के पास में है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, आपकी जो है आपकी लो रेडिएशन की वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी इनकी हाई है, लेकिन जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, याद कर लेना आप लोग। जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्डा से दिखाते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तरंग बढ़ेगी, तो तरंग धैर्य अपने आप ही कम हो जाएगा आपका। एक डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा ताकि आपको थोड़ा और इजीली ये चीजें कवर हो जाएं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग, एक मैंने डायग्राम बनाया है ये वाला, ठीक है, और एक डायग्राम मैं आपके आगे बना देता हूं कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितना रिपीटिशन आता है। जैसे घर में एसी साइकिल होता है तो घर में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की, मतलब क्या है कि एक सेकंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल निकल जाना। अब इसमें एक साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है, इसमें एक साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है। आप मुझे बताइएगा वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ तो इसकी ज्यादा हुई ना, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ कम है आपकी, ठीक है। तो यही बात आप याद करना कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो यही कहा है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इनकी कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है आपकी, ठीक है। देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी ग्रेट एंड कैन पास थ्रू सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ अ लीड, ठीक है। इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, यानी कि इनकी जो पार करने की क्षमता होती है, इनकी चीरने की क्षमता होती है किसी भी पार्ट को, वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती है आपकी ये। तो अब तक प्यारे बच्चों आपको मैंने क्या बताया कि जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है यानी कि रेडियो सक्रियता है, इसकी खोज हेनरी बैकुरल भाई साहब ने की है। इसके साथ साथ मैडम क्यूरी का नाम भी आता है और इनके पतिदेव का नाम भी आता है पी क्यूरी, ठीक है। इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए। रेडियो एक्टिविटी जो है क्या होती है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप टूट जाए, ठीक है, स्वतः विखंडित हो जाए और उसके अंदर से कुछ इनविजिबल रेज निकले, लाइक आपकी अल्फा बीटा और गामा, ये रेज निकले। इसी को ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता का तथ्य या कंसेप्ट के नाम से पुकारते हैं। 3 रेज निकलती है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अल्फा हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बीटा हैविंग नेगेटिव चार्ज, गामा हैविंग नो चार्ज, ठीक है। अल्फा जो होता है उसके पास में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी बात आप याद रखना। अल्फा हैविंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों, क्योंकि हीलियम जो होता है वो 2 नंबर पे ही आता है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 ही तो प्रोटॉन होते हैं आपके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। बीटा जो है, बीटा हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, इसका याद कर देना आप लोग, ठीक है। और गामा हैविंग नो चार्ज, गामा के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की, उसके बाद कम होती है बीटा की, सबसे कम होती है अल्फा की आपकी। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, बीटा की थोड़ी कम होती है, अल्फा की तो उससे कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ हो जाएगी उल्टी इनकी, वेवलेंथ ज्यादा अल्फा की है, बीच में बीटा आएगा और मतलब ना के बराबर वेवलेंथ किसकी होगी आपकी, फिर गामा की हो जाएगी, ठीक है भाई। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, पेपर के लिए ये भी एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। द आइसोटोप विच आर अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई एंड एमिट वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशंस और कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। देखिएगा क्या मतलब है आइसोटोप का। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप आपके जो है समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका सेम तो एटॉमिक नंबर होता है बट उनके डिफरेंट मास नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन का ही ले लीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही है, लेकिन एक इसका मास नंबर 12 मिलेगा, एक 13 भी मिलेगा आपको, और एक इसका मास नंबर आपको 14 भी मिलेगा। ये एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इन्हीं को ही हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। या रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं, इनका न्यूक्लियस स्वतः टूटेगा कुछ सालों के बाद में और कुछ रेडियो एक्टिव रेज निकलेगी जिनका हम लोग वेरियस जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 है, आर्सेनिक 74 है, सोडियम 24 है, आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है, यूरेनियम 235 है। ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं।
इनके यूज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इनके यूज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या क्या यूज़ है इनके, अभी आपको चलाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको और भी चीज़ें बताता हूँ हम लोग। एक्सरे के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक्सरे मैंने वैसे अभी आपको बताया, लेकिन थोड़ी चीज़ और देख लीजिएगा। एक्सरे इज अ फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिमिलर टू लाइट। जैसे लाइट होती है बिल्कुल वैसी ही एक पेनिट्रेटिंग रेज होती है, लेकिन बस बात इतनी है कि दिखाई तो देती नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक्सरे करवाने गए हॉस्पिटल में और आपकी बॉडी में कोई झंझनाहट हुई हो, आपको वाइब्रेशन आई हो, आपको करंट लगा हो, आपको झटका लगा हो, कुछ भी नहीं होता। हम तो जाते हैं पेनिट्रेट मतलब वो एक्सरे करते हैं और ऑन द स्पॉट ही जो है आपका पता, मतलब 1-2-3 सेकंड में ही। एक बात आप याद रख लेना, एक्सरे जो होती है वो बहुत लंबे समय तक, अगर 1 मिनट तक हमारी बॉडी पे रेगुलर आ जाए तो कैंसर होने का सीधा खतरा है, डायरेक्ट खतरा हो सकता है इसका। तो बहुत खतरनाक होती है ये, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तो इससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा किसी सीटी स्कैन वगैरह या हॉस्पिटल में रूम के बाहर लगा हुआ कि गर्भवती महिलाओं का प्रवेश निषेध होता है इस इलाके में, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसके जो बोन्स और टिश्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल डैमेज कर देता है। फिर वो बच्चा विकलांग पैदा होता है, या उसको सुनाई नहीं देता, या उसको दिखाई नहीं देता, या उसकी मंद बुद्धि होती है, वट कोई भी डिजीज़ देखने को मिल सकती है जन्म के बाद। इट इज़ शॉर्टर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर वही बात है, बढ़ जाएगी। कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स यानी कि किसी आपकी ठोस चीज़ को भी पार करने की क्षमता रखती है एक्सरेज। X-ray is produced when cathode ray fall on anti-cathode, a metal of high atomic mass like tungsten, ठीक है। एक्सरे जब प्रोड्यूस की जाती है तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसे, कैथोड रे जब है आपकी गिरती है किस पे, किसी एंटी कैथोड पे, किसी मेटल वगैरह पे, जैसे टंगस्टन वगैरह पे, तो आपकी एक्सरे जो है वो बन जाती है, ठीक है। टंगस्टन आपको मैं बता दूं कि जिसकी आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो इसका आपको मैं बताऊं तो तकरीबन 3500 के आसपास है, 3420 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट आप मुझसे पूछते हैं तो आपका मेल्टिंग तो इतना है, बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछें तो है 5555, यानी कि 5500 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबलेगा। मतलब सूरज का तापमान 6000 है, 6000 के पास ही पहुंच जाओ आप लोग ऑलमोस्ट। एक्सरे के यूज़ क्या होते हैं सर, एक्सरे के यूज़ तो अभी मैंने बता ही दिया आपको। मोस्टली यूज़ तो हम लोग अपने मेडिकल साइंस के अंदर करते हैं, ठीक है। के अलावा हम लोग फोटोग्राफी के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है बहुत सारे जैसे वुड है, फ्लैश है, इन चीज़ों का भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो होते हैं, या बोन वगैरह जो होती है, इनके टाइम में स्टडी करते टाइम पे भी मतलब बोन स्टडी करने में ही जनरली इसका यूज़ करते हैं हम लोग। हड्डियों के अध्ययन को ही जनरली यूज़ करने के लिए एक्सरे का ही यूज़ करते हैं हम लोग। 2 कंसेप्ट और है आपके इसी चैप्टर में ही, एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। यानी कि एक आपका होता है परमाणु विखंडन, एक होता है परमाणु संलयन। दोनों का मतलब समझ लेना, इनको आप पीडीएफ में पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज है ये। एक होता है विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना। भी मान लेते हैं मेरे पास में एक बड़ा सा एटम है, इतना बड़ा एटम है, और ये जो है टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आपका बन गया है। बहुत सारे इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं, यही आपका विखंडन कहलाता है। इसी को ही हम लोग न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ये बेसिकली एक अनकंट्रोल्ड टाइप की रिएक्शन बन जाती है। मैं अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका अगर देना चाहें हम लोग तो एग्जाम्पल से मानो यूरेनियम लिया आपने, एक यूरेनियम लिया आप लोगों ने, और यूरेनियम पे आप लोगों ने एक जो है न्यूट्रॉन डाल दिया। एक यूरेनियम 235 ले लिया मैंने, ठीक है। 235 का एटॉमिक नंबर 92 है, और मैंने इस पे क्या किया, एक न्यूट्रॉन डाला। क्या डाला, एक यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन डाला। तो ये टूटेगा किसमें, एक क्रिप्टॉन में टूटेगा, प्लस में एक बैरियम में टूटेगा, और प्लस में 3 नए न्यूट्रॉन भी जनरेट हो जाएंगे आपके। इसी रिएक्शन को हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं, ऐसे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, एक एटम बम अगर बनाए हम लोग, एक आपको रफली आइडिया दूं मैं, तो मान लेते हैं एक बॉक्स रखा आपने, इस बॉक्स में आपने क्या किया कि 1 लाख यूरेनियम डाल दिए। अब आइडियली ये होना चाहिए कि 1 लाख यूरेनियम को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको 1 लाख न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। लेकिन क्या किया आपने, इस बॉक्स में जो है एक ही न्यूट्रॉन डाला, सिंगल न्यूट्रॉन डाला। जैसे ही सिंगल आपने न्यूट्रॉन डाला तो एक न्यूट्रॉन डालते ही टूटेगा वो एक क्रिप्टॉन में, एक बैरियम में, और 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे वहां से, 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। वो 3 नए न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे 3 और आपके जो है यूरेनियम को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो आपके इन तीनों ने आगे 3 और तोड़ दिया, फिर आगे 3 और हो गए, फिर आगे 3 और हो गए, फिर आगे 3 और हो गए, फिर आगे 3 और हो गए। मतलब ये तो रिएक्शन तो रुक ही नहीं रही है, ये तो इतनी फास्ट होगी, इतनी फास्ट होगी कि विद इन माइक्रो सेकेंड, मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन माइक्रो सेकंड ये 1 लाख के 1 लाख ब्लास्ट होंगे। अच्छा, ये ब्लास्ट होंगे तो इनसे एक्सट्रीम तो हीट निकलेगी और एक्सट्रीम ही लाइट निकलेगी,
और इसी से ही आपकी तबाही होती है। और इसका एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है 6 अगस्त 1945 को एक एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा के अंदर, जापान के अंदर। 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी के अंदर, ठीक है। वो बॉम्ब बने थे प्लूटोनियम 239 से मिलके बने थे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे, खतरनाक की तो मैं बात ही क्या करूं, ठीक है। तबाही ही कर दी थी, बचा ही कुछ नहीं था। आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि जो 6 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया था उस बॉम्ब का नाम क्या था, 9 अगस्त को गिराया गया था उस बॉम्ब का नाम क्या था, बताइएगा कमेंट में लिख के आप लोग, ठीक है। तो ये बात आप लोग जो है समझ लीजिएगा, तो आप लोगों को शायद समझ में आ ही गई होगी ये वाली बात, तो ठीक है भाई प्यारे बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया, कौन सा, कि न्यूक्लियर जो आपका विखंडन वाला, ठीक है। अब ये विखंडन वाला कंसेप्ट जो है आपका एटम बम के अंदर ही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एटम बम के अंदर ही यूज़ करते हैं ये, लेकिन संलयन एक और होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। अब इसमें जुड़ना होता है, ठीक है। जुड़ना होता है मतलब क्या है आपका, से हाइड्रोजन जुड़ के आपका हीलियम बन गया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ समझिएगा आप लोग, ये सूरज के अंदर जो कंसेप्ट चलता है ना आपका सूर्य के अंदर, वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पे ही आधारित है। हाइड्रोजन बॉम्ब अगर आप मुझसे पूछे कि किस पे आधारित है, तो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही है, नाभिकीय संलयन के ऊपर ही है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। किससे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, एटम बॉम्ब के कंपेयर में। दुनिया में सबसे खतरनाक बॉम्ब अगर आप पूछते हैं तो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब ही होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कंसेप्ट ही ज़्यादा आपका खतरनाक होता है, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये वाली बात थी आपकी। कुछ केमिकल कंपाउंड है जिनके क्या क्या यूज होते हैं आपके, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपका सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है इसका। सोडियम जो है आपका सल्फेट होता है, साबुन बनाने में यूज़ करते हैं। सुक्रोज है, इसका खाने में यूज़ करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसका यूज़ करते हैं वाइट पिगमेंट पेंट वगैरह करने में यूज़ करते हैं। विनेगर जो होता है इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, खाने में, ठीक है, सिरका जिसको हम लोग बोलते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है इसका हम लोग ब्लीच बनाने में यूज़ करते हैं। सोडियम नाइट्रेट का फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ हम लोग जो है ये कोका कोला वगैरह होती है, कोलाज वगैरह जो होती है इनमें यूज़ करते हैं। एथेनॉल का यूज़ हम लोग अल्कोहल वगैरह या शराब वगैरह है उसमें यूज़ करते हैं। मीथेन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मीथेन का यूज़ तो बायोफ्यूल होता है या गैस के रूप में यूज़ करते हैं। ब्यूटेन होती है एक आपकी, इसका भी हम लोग फ्यूल में यूज़ करते हैं। एलपीजी में ब्यूटेन ही होती है आपकी। ऑक्टेन का यूज़ भी हम लोग ऑटोमोबाइल फ्यूल में करते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह बनाने में। फिनॉल का यूज़ करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक्स के रूप में। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स है जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, बस याद ही करने हैं, सीधा सा केमिकल फॉर्मूला या नॉर्मली यही। मेन काम आपका शुरू होता है अब, और ये मेन काम है आपका इन द सेंस कि आपको जो है न्यूमेरिकल आने चाहिए, ये आपको आंसर जो है आने चाहिए सारे के सारे। और ये जो आपके क्वेश्चंस है इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। फटाफट आप आंसर मेरे साथ साथ बताते रहिए कमेंट में। हाउ मैनी चार्जेस ऑफ अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ, अल्फा किरणों पर कौन सा चार्ज होता है या कितना चार्ज होता है। पहला ऑप्शन दिया है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नन ऑफ दीज, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो शायद आपको अच्छे से आता होगा इसके बारे में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा के ऊपर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो धर्मी तत्व जो है वो नहीं होता है आपका, रेडियो धर्मी तत्व इनमें से नहीं होता है आपका। एक ऑप्शन दिया है एस्टेटीन दिया है, एक ऑप्शन दिया है फ्रेंसियम, एक ऑप्शन दिया है टाइटेनियम, एक ऑप्शन दिया है जिरकोनियम। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेंसियम भी रेडियो एक्टिव होता है, टाइटेनियम भी होता है, जिरकोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी की या रेडियो धर्मता की जो है यूनिट क्या होती है ये भी देखिएगा आप लोग। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं तो ये आपको पजल करेगा। दोनों ऑप्शन है तो आप बैकुरल लगाइएगा, लेकिन ये ऑप्शन में ना होता तो आप क्यूरी लगाइएगा, ठीक है। अगर ये ना हो तो, क्योंकि हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले इसको खोजा था ना, तो दोनों ऑप्शन है तो बैकुरल लगाइएगा, अदरवाइज आप क्यूरी पे जा सकते हैं इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में। द एस्टिमेशंस ऑफ द एज ऑफ अर्थ इट्स डन बाय, ठीक है। जो हमारी अर्थ की जो एज होती है, अर्थ पृथ्वी की जो आयु होती है, उसको हम लोग जो है किसके माध्यम से स्टडी किया करते हैं, किसके माध्यम से स्टडी किया करते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा अर्थ की एज को हम लोग स्टडी करते हैं पुरानी
चीज़ें या लाखों हज़ारों करोड़ों सालों की चीज़ों का अध्ययन करना हो आपको, तो आप यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई 4-5 हज़ार साल पहले की हड़प्पा सभ्यता वगैरह है, इसके बारे में अगर आपको अध्ययन करना होता तो आप कार्बन डेटिंग का यूज़ कर लेते, लेकिन आपको तो बहुत ही हज़ार साल पहले के यूज़ करना है, डायनासोर एज जैसे टाइप का आपको कुछ पढ़ना है, तो आप यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पे। Which of the following is estimated by the रेडियोकार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियोकार्बन डेटिंग जो है, अभी मैंने आपको कहा था ना, यूरेनियम डेटिंग से तो आप पृथ्वी की तक की एज बताते हैं, लेकिन रेडियोकार्बन डेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, कोई 5-10 हज़ार साल की चीज़ों को पुराने पता लगाते हैं। इंसान की उम्र तो खैर वैसे ही पता होती है, तो क्या ऑप्शन है, एज ऑफ फॉसिल्स। हाँ ये ठीक है, जीवाश्म चीज़ों का अध्ययन है, भाई ये लकड़ी कितनी पुरानी है, ये कोयला कितना पुराना है, ठीक है, ये जीव कितना पुराना है, इसके बारे में। डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं है, धातुओं का प्योरिटी के बारे में नहीं है ये भी। द नंबर ऑफ आइसोटॉप इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप है, देखो H1 होता है एक आपका, इसको प्रोटियम बोलते हैं, H2 होता है ड्यूटेरियम होता है, और H3 होता है ट्रिटियम होता है। तो 3 आपके आइसोटॉप होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये D2O आप लोगों ने सुना होगा, भारी पानी हैवी वाटर का फॉर्मूला। ट्रिटियम जो है यहाँ से बीटा रेज भी निकलती है आपकी। प्रोटियम और हाइड्रोजन के अंदर जो है आपका एकमात्र ऐसा एटम, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल प्रोटॉन होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा, ठीक है। The atomic number is not changed by which type of radioactive decay? कौन सी रेडियो एक्टिव डिके होगी जिसमें एटॉमिक नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा एटॉमिक नंबर है वैसा ही रहेगा। अल्फा में चेंज और बीटा में, उसके बाद में आपका बीटा में भी चेंज, लेकिन गामा में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें, तो ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक दे रखा है। 3 types of radioactive element are emitted when unstable nuclei undergo radioactive decay. Which of the following is not one of them? ठीक है, जो इनमें से पूछ रहा है हमसे कि जब भी आपका रेडियो एक्टिव या यूँ कहिएगा रेडियो सक्रियता होती है या कोई भी आपका एटम टूटता है, तो उस दौरान जो है आपका कोई उनसी रेज निकलती है, वो इनमें से नहीं है। आपको पता है एक तो निकलती है अल्फा, एक निकलती है बीटा, एक निकलती है गामा, ये 3 ही निकलती है ना, तो डेल्टा तो कुछ होता ही नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक हुआ। आत्मनिर्भर बनने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया निर्भर करती है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक अपने आप चेन रिएक्शन चलती रहेगी। अभी आपको मैंने समझाया था कैसे कि आपका एक यूरेनियम था, प्लस में आपका न्यूट्रॉन डाला तो एक क्रिप्टॉन निकला, प्लस में एक बैरियम निकला, और प्लस में 3 नए न्यूट्रॉन निकले। तो ये अपने आप चलती रहेगी, तो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन पे। जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स उतनी ज़्यादा अपने आप चलती रहेगी ये। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हीलियम न्यूक्लियाई पार्टिकल आर कॉल्ड एज, हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि जो आपका हीलियम का नाभिक होता है उसको क्या कहते हैं, गामा ना जी, बीटा ना जी, अल्फा हाँ जी, अल्फा पार्टिकल कहा करते हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। When 2 atomic nuclei combine it is called as, जब 2 आपके न्यूक्लियर, अभी मैंने आपको बताया कि 2 एटम जब जुड़ेंगे इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, इंग्लिश में से न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं हम लोग। जुड़ना फ्यूजन होता है, टूटना फिजन होता है आपका, ठीक है। The number of proton और atomic number is reduced by 2. Which form of radioactivity decay? जब भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 कम हो जाएं तो ये याद कर लेना अल्फा डीके कहलाता है वो आपका। अल्फा डीके में क्या होता है कि जब भी आपका टूटेगा वो, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या यूँ कहिएगा एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है आपका। जैसे मान लेता हूँ यूरेनियम का 92 है, इससे अल्फा डीके होएगा आपका, तो ये आपका जो है थोरियम बन जाएगा 90 के ऊपर, ठीक है। 2 एटॉमिक नंबर जो है आपके कम हो जाएंगे, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। Which statement is true for all 3 type of radioactive emission? ठीक है, रेडियो एक्टिव एमिशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? दे आर डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई डिफेक्शन नहीं होता। दे आयनाइज गैसेस, हाँ जी, इनसे गैसेस निकलती है। द आयनाज होती है इनसे मतलब गैस। दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अ थिन एल्युमिनियम शीट, ना जी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये तो स्टॉप कर देती है, ठीक है। द एमिट लाइट, ना जी, ये भी नहीं होता। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक हुआ। The nuclide of the element plutonium 94 or 242. What is the number of neutron in its nucleus? मतलब ये कहा है कि प्लूटोनियम है आपके पास में, इसका एटॉमिक नंबर 94 है, मास नंबर इसका 242 है। तो बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? बहुत आसान है, 242 के अंदर से जो आप लोग है वो 94 माइनस कर दो,
कितना आएगा आपका 148 आएगा। बस यही तो होता है ना आपका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से घटाओ। ये मास नंबर क्या होता है बेसिकली आपका, ठीक है, मास नंबर क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ये केवल प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस करोगे तो बचेगा क्या आपका, न्यूट्रॉन तो बच ही जाएगा। खैर, तो बस इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है आपका, और यही आपका कंसेप्ट था। तो होपफुली आपको जो है समझ में भी आ गया और चीज़ें देख भी ली आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चैप्टर तो समाप्त है, फिर आगे आपका जब भी मुझे वक्त लगेगा तो मैं आपको अगला चैप्टर समझाऊंगा और आगे MCQ करवाऊंगा अब आपको मैं, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल MCQ करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना आप लोग।